अमृत काल का प्रारंभ किया है तो मैं कह सकता हूं यह अमृत काल के उषा की पहली किरण का समय है। और शायद मेरा तो ये पहला ही वक्तव्य है उसके बाद। और स्थान पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर जी का वह स्थान जिन्होंने भारत के विष तत्व को हटाकर अमृत तत्व को स्थापित करने के जो कार्य किए, चाहे काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, केदारनाथ हो, रामेश्वरम हो, यहां तक कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि उन्होंने पेशावर में पंचतीर्थ मंदिर का भी जीर्णोद्धार करा। वह स्थान जहां से थोड़ी ही दूरी पर भारत के संविधान के शब्द शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थान हो, और क्षेत्र महाकाल का हो, और मंच स्वदेश का हो, तो कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि देश के कालचक्र की गति में एक नए सूर्य का सूर्योदय होने का काल आ गया है। इसलिए जब प्रधानमंत्री जी ने इस विषय की बात कही है तो हम सबको सोचना चाहिए कि इस विषय में कोई सार्थकता है या विषय सिर्फ एक वक्तव्य है। अगर हम स्वतंत्रता के उपरांत के 75 वर्षों को देखें और इन्हें 25-25 वर्ष के 3 कालखंडों में विभाजित करें तो देश के अंदर जो क्रमिक परिवर्तन हुआ है, विचार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की दृष्टि से, तो परिवर्तन बहुत स्पष्ट नजर आएगा। पहले 25 साल 1947 से 72 राजनीतिक दृष्टि से एक ही पार्टी की सरकार रहती थी, चुनाव होते थे, कभी सरकार नहीं बदलती थी। वैचारिक दृष्टि से भारत की स्वतंत्रता के बाद का कोई भी वसवा का तत्व बहुत दबा हुआ था। ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के ज्यादातर व्यवस्थाएं यथावत चली आ रही थी। सिविल सर्विसेज में भी अंग्रेजी अपरिहार्य थी। इवन जिस जमाने में हम लोगों ने इंजीनियरिंग दिया है उस जमाने में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर तब चेक होता था जब आप अंग्रेजी क्वालिफाई कर जाते थे, अदरवाइज नहीं चेक होता था। 72 से 97 दूसरा वर्ष आता है, दूसरा कालखंड। अब परिवर्तन शुरू होता है, डेमोक्रेसी मैच्योर होती है। आप देखिए कि पहली बार वह पार्टी, वह विचारधारा जो स्वतंत्रता के बाद बनी, जो स्व के तत्व को लेकर बनी, उसका धीरे धीरे उद्भव शुरू होता है। हम लोग अगर अपनी बात कहें तो पहले वाले कालखंड में हम एक महत्वहीन राजनीतिक थे। दूसरे कालखंड में हम पहली बार केंद्र की सत्ता में साझेदार बनते हैं। 1977 में अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद हम अनेक राज्यों में सत्ता में आते जाते रहते हैं, महत्वपूर्ण दल बनते हैं। और अगला 25 वर्ष समाप्त होते होते, यानी 97 समाप्त होते होते, उस समय नहीं हुआ था, 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे, 98 आते आते केंद्र की सत्ता पर हमारा पदार्पण हो जाता है हमारे नेतृत्व में। अगला 25 वर्ष पूर्ण होता है 1997 से 2022। तो जो सत्ता पर पदार्पण हुआ था वो पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण प्रबलता के साथ स्थापित होकर आ जाता है। तो ये दर्शाता है कि एक परिवर्तन था। और अभी मोहित जैन जी ने कहा कि हम 2014 में आजाद हुए, इस विषय को लेकर बहुत विवादित ढंग से लोग ये बात कहते हैं। तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, किसी के मन में यदि इसको लेकर एक प्रश्न उठ रहा हो तो 18 मई सन 2014 का लंदन का ट्रिब्यून अखबार, उसने ये लिखा कि 16 मई 2014, जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत में पहली बार मिला, ये कौन लिख रहा है? लंदन का ट्रिब्यून लिख रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, कोई संघी भाजपा नहीं बोल रहा है। वो कहता है कि ये 16 मई 2014 का दिन भारत के इतिहास में दूसरी आजादी का दिन माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो राजनैतिक व्यवस्थाएं, जिन विचारों ने भारत के को डोमिनेट किया, वो किसी न किसी रूप में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के प्रतीक थे। और पहली बार एक ऐसी विचारधारा को पूर्ण सत्ता मिली है जो अपने उद्गम में, प्रेरणा में पूर्णता भारतीय है। अब ये भी देखिए, बहुत से प्रश्न उठाए जाते हैं। अगर हम देखें तो मौलिक रूप से इस देश में 3 प्रमुख राजनीतिक दल माने गए जो राष्ट्रीय दल हैं, भाजपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। कांग्रेस कब बनी? 1885 में।
एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा, यानी गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों का प्रभाव, एक बहुत बड़ी थ्योरी भी थी कि सेफ्टी वॉल के रूप में उसे बनाया गया। कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी? 1925 में। और जो कि अपने को भारतीय कहते ही नहीं है, वो कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, यानी वो एक मल्टीनेशनल की इंडिया की ब्रांच है। तो वो अपने को प्रेरणा में विदेशी, हम एकमात्र दल हैं जो स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न हुए। विचार, प्रेरणा, वाणी, देश, तत्व, दर्शन, सब कुछ हमने इस स्वदेश से लिया और बढ़ते बढ़ते आज हम उस मुकाम तक पहुंचे कि भारत के सबसे बड़े और प्रमुख राजनीतिक दल बने। बहुत प्रश्न किया जाता है कि साहब आपका मात्र संगठन तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हम कहते हैं मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हमारे अधिकांश नेता संघ से आए, अधिकांश नेता संघ के पदाधिकारी रहे, हमारे दोनों प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे। परंतु जो सवाल हमसे पूछते हैं, और संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार थे, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो हमसे पूछते हैं कि आपका मात्र संगठन कौन, तो मैं पूछना चाहता हूं आपका मात्र संगठन कौन? कांग्रेस का संस्थापक कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। तो आपका तो मात्र संगठन ब्रिटिश सरकार होगी। और बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा कि कांग्रेस के पहले 4-5 अध्यक्षों के नाम बनाए हैं। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम अध्यक्ष नहीं थे, वो संस्थापक थे, परंतु अल्फ्रेड रोम, जॉर्ज ह्यूल, विलियम बैटनबर्न, ये सब जानते कौन है? ये कांग्रेस के प्रारंभिक अध्यक्षों के नाम है। और इतना ही नहीं, 1910 का वह वर्ष जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों के काला पानी की सजा, 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, उस 1910 के वर्ष में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम बैटनबर्न सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बताइए, आप ब्रिटिश हुक्मरान के हुक्म के नीचे पैरों के तले बैठकर स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। इसलिए भाई अपने मात्र संगठन, तुम्हारा मातृत्व भ्रातृत्व कहां था, यह देख लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इसलिए जब हम यह बात कहते हैं कि इस देश में एक बड़ा परिवर्तन आया, तो आप देखिए जब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव आया 2022 एक और परिवर्तन है। इस समय भारत के सभी प्रमुख पदों पर विद्यमान लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति, और चाहे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। तो यह भी एक कालचक्र के बड़े परिवर्तन को दर्शाता है कि अब भारत एक लंबी छलांग मारने के लिए आगे तैयार है। अब ये प्रश्न उठता है कि हम ये अगले 25 वर्ष में प्राप्त कैसे करेंगे? तो देखिए, इन 25 वर्षों में जो हमें आगे बढ़ना, जैसा अभी पुष्पमित्र जी चर्चा कर रहे थे कि सुदर्शन जी ने कहा था कि भारत एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है, और उन्होंने कहा था वो 175 वर्ष का है, और वो ये कहा था श्री अरविंदो ने। और श्री अरविंद का भी 15 अगस्त 2022 150 वर्ष पूरे हुए थे। श्री अरविंदो ने कहा था भारत एक महान परिवर्तन से गुजर रहा है, जो 175 वर्ष का है, जिसका प्रारंभ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से हुआ। उनका जन्म 1836 में हुआ था, 175 साल 2011 में पूरे होते हैं। उन्होंने कहा था उसके बाद भारत का स्वर्णिम भविष्य दिखने लगेगा। अब कोई संदेह है कि 2011 के बाद क्या दिखना शुरू हुआ था? तो जो 21वीं सदी भारत की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत में किस विचार की होगी, यह संकेत भी 2011 के बाद, यानी 2012 ऑनवर्ड्स मिलना शुरू हो गया। तो जो महापुरुषों के वचन हैं वो व्यर्थ नहीं जाते हैं, हमें यह समझना चाहिए। इसीलिए देखिए, जब हम सत्ता में आए 2014, तो स्वतंत्रता की सार्थकता कहां से हुई? आज हम स्वतंत्र हैं, राज्य हमारा है, हमारे तंत्र में स्वतंत्र कितना है? ये वही स्वतंत्र है जिसके लिए लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य कहा था। महात्मा गांधी ने 1909 में पुस्तक लिखी हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहते हैं और खुद ब्रिटेन की नकल बनना चाहते हैं तो यह स्वराज नहीं हो सकता। यह स्वराज है क्या? तो उन्होंने यह कहा, स्वराज की पहली शर्त क्या? जब तक स्वतंत्रता की सार्थकता का आभास हर गरीब व्यक्ति के हाथ में न पहुंचे, तो कहते हैं ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। तो 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अपना पहला वक्तव्य दिया, तो क्या कहा? जन धन योजना।
ये कैसे संभव था कि भारत महान भारत बनेगा, आधे से ज्यादा लोग 60% लोगों का बैंक अकाउंट ही नहीं होगा, वो अर्थव्यवस्था के हिस्से ही नहीं होंगे। फिर उन्होंने क्या कहा, स्वच्छ भारत अभियान। फिर उन्होंने क्या कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो तमाम राजनीतिक पंडितों ने कहा ये स्वच्छता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज है, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब जानते हैं क्या था? मतलब ये था जो परिवर्तन हुआ था 2014 में, वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं हुआ था, वो विचार और मानसिकता को बदलने के लिए हुआ। इसीलिए आपने देखा कि 2014 के बाद जब उन्होंने स्वच्छता की बात कही पहली बार, ये तीनों विषय किससे संबंधित थे? ये किसी बड़े उद्योगपति या संपन्न वर्ग के लिए था ना, तीनों गरीब के लिए। जनधन योजना यानी अकाउंट गरीब के लिए था, स्वच्छता का सबसे अधिक कुप्रभाव पड़ता था तो गरीब पे पड़ता था, और बेटी बचाओ का जो भी समस्या थी वो निर्धन वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग तक। तो आप देखिए परिवर्तन इतना आया कि 2014 से पहले जितनी आसानी से किसी के हाथ में कोई रैपर हो, कोई गुटखे का टुकड़ा हो, कुछ हो, बड़ी आसानी से लोग सड़क पर फेंक दिया करते थे। 8 साल में हमने देखा कि हमारे विचार में, सोच में बदलाव आया। अब कोई ऐसे नहीं फेंकता, हम देखते हैं कि कहाँ पर जाके कूड़ादान है वहां डालते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा गया तो कितना बड़ा परिवर्तन आया कि जो लिंग अनुपात था नवजात शिशुओं का, उसमें 29 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। और वह राज्य जो हरियाणा राजस्थान जैसे राज्य जहां सबसे खराब स्थिति थी, वहां स्थितियां बहुत बेहतर हो गई। एक सोच में परिवर्तन आया। 46 करोड़ लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े, जो विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन था। अगली जरूरत क्या होती है गरीब की? बीमारी। घबराता है कि अगर कभी बीमारी आ गई तो 1000 रुपए का खर्चा कहां से आएगा, तो आयुष्मान भारत योजना है। अगली जरूरत क्या होती है? शिक्षा। तो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान आया। फिर सोच में बदलाव आया। पहले की सरकारें सोचती थी इस वर्ग को देना है, उस वर्ग को देना है। हमने कहा कि सबको देना है। इसलिए हर गांव में बिजली, हर घर में नल का क्रम चल रहा है, हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, धारणा यदि प्रचलित यह भी हो कि कोई हमें वोट दे रहा है या नहीं दे रहा, इसके बावजूद हमने दिया। जिन वर्गों के बारे में धारणा थी कि वो हमें वोट नहीं देते, उनके भी 70% लोगों को सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिला। ये हमारी ईमानदारी, राष्ट्र के विकास के प्रति हमारी निष्ठा का प्रमाण। अब जब आप प्राथमिक सुविधाएं दे देते हैं तब आगे बढ़ना चाहिए। आज के युग में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो अगली रिक्वायरमेंट क्या है? सड़क, बिजली। देखिए 3 प्रकार के काम होते हैं जो हमारी सरकार ने किए। एक काम वो पिछली सरकारें भी कर रही हैं, हमने भी किए। बिजली है, सड़क है, पानी है, हमने भी बनाया, पिछली सरकारें भी बना रही। हमने उनसे ज्यादा अच्छा बनाया, उनसे ज्यादा गति से बनाया, उनसे ज्यादा परिमाण में बनाया, बगैर किसी आरोप और घोटाले के बनाया, पूर्ण पारदर्शिता से। दूसरी कैटेगरी के वो काम होते हैं जो पिछली सरकारों ने सोचा मगर करने की हिम्मत नहीं कर पाई, जैसे जीएसटी, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक। तीसरी कैटेगरी में वो काम आते हैं जो पिछली सरकारों की कल्पना में ही नहीं आए होंगे, हमने वह भी करके दिखाया। तो प्रधानमंत्री जी ने किस रूप में सोचा? जब हम लोग की विचारधारा के हाथ में पूर्ण सत्ता आती है तो देखिए सोचते कैसे हैं। दीनदयाल जी का अंत्योदय साकार किया, सबको देके। चाहे अगर आप याद करिए उज्ज्वला योजना में उन सारी महिलाओं को जिनके के लिए धुएं के से निकलने वाले आंसू नियति बन गए थे, उनको उनसे मुक्ति दिलाई। और यह भी महत्वपूर्ण बात देखिए, 2014 में एक और परिवर्तन आया। इससे पहले लोग सरकारों से अपेक्षा करते थे हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ शायद लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद, प्रधानमंत्री जी ने कहा जो सक्षम है, समृद्ध है, संपन्न है, अगर हो सके तो सब्सिडी छोड़ दें, और 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दिया। यह तब होता है जब नेतृत्व की नीयत पर विश्वास। तो देखिए पहला चरण यह था कि किस ढंग से पहले सबसे गरीब वर्ग को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद अगला चरण देश के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए इस कैटेगरी में वो काम आए, जैसे मैंने बोला जीएसटी। पिछली सरकार ने तो कोशिश की थी, नहीं हो पाए। पूरे देश को एक टैक्स लॉ के अंतर्गत लाना ताकि बिजनेस को ग्रो करने का एक बड़ा अवसर हो सके। उसके बाद ये सारी चीजें बेमानी है यदि आप सुरक्षा देश की मजबूत न कर सके। अब हमने आपको बताया जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, बहुत से पिछली सरकार ने क्लेम किया, हमने भी कहा था, हमने भी किया था, तो क्यों नहीं हो पाया?
और यह बात मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा, 2010 में भारत आए थे, उस यात्रा का वृत्तांत देते हुए उन्होंने लिखा कि 26/11 के हमले के बाद उस समय की सरकार ने, जबकि सेना तैयार थी पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक करने के लिए, उस समय की सरकार ने इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि उस सरकार को लगता था कि इससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक लाभ न मिल जाए। ये आपकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए नहीं कर पाए। हमने क्या बदलाव किया सोच में? देखिए साहब, कहीं का छोटा मोटा भी झगड़ा होता है तो लोग ये मानते हैं कि बड़ा और ताकतवर कमजोर को सताता है, पर यहाँ एक विचित्र कॉन्फ्लिक्ट था। पूरी दुनिया में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आपने नहीं देखा होगा कि पड़ोसी के मुकाबले हम बड़े भी थे, हम ताकतवर भी थे, पर हम पिछले 65-66 सालों से, अटल जी के दौर के 6 साल छोड़ दें तो हम दुनिया में कहते थे कि वो हमें सता रहा है। 1948 का 47 का युद्ध दुनिया का विचित्र युद्ध था। हमेशा युद्ध विराम की मांग वो सेना करती है जो हार रही हो। संयुक्त राष्ट्र में वो देश जाता है जो छोटा हो, कमजोर हो, हार रहा हो। यहाँ हम बड़े थे, ताकतवर थे, जीत रहे थे, बस 48 से 72 घंटे की बात थी, पीओके हमारा होना चाहिए, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। ऐसे विचित्रता के उदाहरण हमने प्रस्तुत किए और भारत की छवि बनी कि एक सॉफ्ट स्टेट है, कोई भी आके हमें दबा सकता है, कोई भी आएगा और हमारे साथ किसी भी प्रकार की शरारत करके चला जाएगा और हम सिर्फ शांति के कबूतर उड़ाते रहेंगे। परंतु वो भूल गए कि हम जिस परंपरा के में विश्वास करते हैं, भारतीय परंपरा ये कहती है कि हम नाग पंचमी भी मनाते हैं, सांपों को दूध भी पिलाते हैं, तो नाग यज्ञ करने का सामर्थ्य भी रखते हैं, उसमें सारे तो हमने यह प्रेरणा दी कि कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने वालों सुनो, एक भी बलिदान हुआ जवान नहीं भूले हैं, दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले हैं। और आपने देखा कि पहली बार भारत ने इन 8 वर्षों में, अब नाउ द एरा ऑफ इंडिया इज सॉफ्ट स्टेट इज ओवर, अब वो दिन चले गए। तो मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ कहावत होती है, अमा मियाँ वो दिन लग गए जब उस साल लड्डू खा फाटते हुआ करते थे, तो वो कबूतर उड़ने के दिन लग गए। और अब वो समय आ गया जब हम प्रबलता प्रखरता के साथ अपनी बात कहते हैं। और समय में कितना बदलाव आया, ये 8 वर्ष, 75 वर्ष के पहले 8 वर्ष है जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग, औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। और इसके बावजूद क्या हुआ, ये पहला मौका है। आप याद करिए, दौर था 1990 में, उस समय बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोला था, जगमोहन जी गवर्नर थे उनके लिए, ये जगमोहन को हटाओ नहीं तो इसको भगमोहन बना देंगे, और हमारी सरकार ने हटा लिया था। और एक ये दौर था जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर इमरान खान ने कहा कि जो कुछ इन्होंने बालाकोट में किया उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करने जा रहे हैं। याद करिए कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का बयान नेशनल असेंबली में, आप सबको वीडियो क्लिपिंग याद होगी, उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को वापस कर दीजिए, शाम तक वरना 9 बजे के बाद हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये तो 1971 में कभी नहीं हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ ये कहे कि उसके पैर कांप रहे थे, वो भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उनका दिया बयान है, किसी पत्रकार का बयान नहीं है। यह परिवर्तन। फिर कुछ काम ऐसे जो इस अमृत काल को आगे वास्तविकता में चरितार्थ करेंगे, जो किसी ने सोचा नहीं। जैसे अगर भारत को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, विकसित देश बनना है, तो पावर रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद। अब पावर में हमारा 44% पावर कोल से आता है। अब कोयले से अगर हम इतनी भारी मात्रा में एनर्जी लेंगे तो एक तो उससे पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, और हम कितनी ऊर्जा ले पाएंगे। तो इस पर सोचना चाहिए कि भगवान ने भारत को क्या दे रखा है। देखिए, भारत के 2 छोरों को देखिए, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर। पश्चिमी क्षेत्र का भी इलाका है जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, वैसे आजकल तो वहाँ पानी बहुत गिर रहा है, मगर सामान्यतः वहाँ पानी की कमी रहती है, मगर सूर्यदेव बहुत प्रचंड रूप में वहाँ पर अपना प्रबलता दिखाते हैं। और जो पूर्वी हिस्सा है जिसमें बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, असम है, वहाँ नदियों के पाट बहुत चौड़े हैं, बहुत पानी गिरता है, बाढ़ की समस्या रहती है। अब देखिए, उन्होंने सोचा कि इसको हम कैसे भारत की सामर्थ्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो जो पूर्वी हिस्सा था
वहां पे क्यों न ड्रेजिंग करके उसमें गहराई करके इनलैंड वाटर बेस कम्युनिकेशन की शुरुआत की जाए। और जब जलमार्ग से परिवहन होता है तो सड़क और रेल मार्ग के मुकाबले 1/10 कॉस्ट आती है और 1/10 पोल्यूशन होता है। और आपने देखा कि 2019 में हल्दिया से लेके और वाराणसी तक पहली बार इनलैंड वाटर बेस के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। और जिधर पानी कम गिरता है तो क्यों नहीं सोलर एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए। सोलर एनर्जी की बात हो सकता है दूसरों ने किसी ने सोची हो, हम सोलर एनर्जी में इतनी लंबी छलांग लगाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि हम 300 गीगावाट 2030 तक कंप्लीट कर लेंगे, 2047 तक हम पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी से पावर ले लेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका केंद्र भारत में दिल्ली के पास गुरुग्राम में बना, यानी सोलर पावर के वर्ल्ड लीडर के रूप में हम स्थापित होंगे। ये किसी ने कल्पना नहीं की। दूसरा उदाहरण देखिए कल्पना न करने का, योग भारत के लिए तो सभी लोग योग जानते हैं, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ में योग का प्रस्ताव आया और 173 देशों ने उसका समर्थन किया। ये नहीं, वो द्वितीय प्रस्तावक बने। They have not become the supporter, they have become the second sponsor। और ये यूएन की हिस्ट्री में एकमात्र प्रस्ताव है जिसका 173 देश सेकंड प्रपोजर बने। और आज आपने देखा पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। ये पिछली सरकार की कल्पना से परे। दूसरा उदाहरण, क्यों स्वास्थ्य आता, अगर हम सब योग को अपनाएंगे तो 90% मामलों में हमें, आप कहेंगे इसका इकोनॉमी से क्या कनेक्शन है, मैं बताता हूं। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसमें कितनी बड़ी इकोनॉमी है और कितना बड़ा हमारे मनोविज्ञान और मनोभय, मन के भय का दोहन किया जाता है। और एफडीए ने, जो यूएस का फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी रिसर्च कर रखी कि 50 साल में उसके बराबर नहीं हो सकते। परंतु यदि हम योग का सही ढंग से पालन करें तो हमें 80 से 90% मामलों में जरूरत ही नहीं। आपके इन्वेस्ट किए हुए $बिलियंस आपको मुबारक। ये इकोनॉमी का असर है। अब दूसरी बात देखिए, हमने मेडिसिनल प्लांट्स के लिए इस पिछली बार के बजट में एक पूरा प्रस्ताव किया गया। गंगा नदी के दोनों तरफ के क्षेत्रों में 800 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। और छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, झारखंड, जहां पर की ऑर्गेनिक, यानी जिसे कहते हैं एकदम वर्जिन लैंड अवेलेबल है, वहां पे उनको उगाया जाए। ये कल्पना किसी ने की होगी, परंतु WHO में एक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा, यानी उसके हम लीडर बनेंगे। यह कल्पना किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास। तो अब इन दो मामलों में हम लीडर बनते हैं। हम फिर देखिए अभी पिछले दिनों में हाइड्रोजन एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई ताकि भविष्य में क्लीन एनर्जी की दिशा में और आगे बढ़ सके। अब आप आगे आइए, एक और बड़ा परिवर्तन आया। देश की सुरक्षा जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक तो सारा विकास बेकार है। पर आपने कभी सोचा कि हमारा देश वो देश था जहां के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान बना लिया पर वो मिसाइल नहीं बना सकते थे। ये बताइए, हम फाइटर प्लेन नहीं बना सकते थे। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक बनाने की हमारी सामर्थ्य आ गई थी, मगर हम असॉल्ट राइफल नहीं बना सकते। ये बात तर्कसंगत लगती है। हम बना नहीं सकते थे गलत है, हम बनाना नहीं चाहते थे। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इसमें आत्मनिर्भर नहीं होने दिया, क्योंकि शायद ये रहा होगा कि बहुत सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन की खरीद चलती रहेगी और उसके साथ जो कुछ चलता है वो भी चलता रहेगा। तो पहली बार हमने अब आत्मनिर्भर डिफेंस प्रोडक्शन में शुरू किया, जो 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। अभी वर्तमान परिस्थिति में माना जाता है कि अगले 20 वर्षों में 5 लाख करोड़ की डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री होगी। आज भारत में स्थिति है कि असॉल्ट राइफल्स भारत में बनने लगी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी। और शायद आप में से कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि असॉल्ट राइफल का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा कारखाना ग्वालियर में है, आप ही गया। और अब ब्रह्मोस मिसाइल हम बना रहे हैं। पहली बार भारत एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आया है। फिलीपींस पहला देश बना है जिसने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस को भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर दिया है। ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि अब हम उसको एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। और डिफेंस कॉरिडोर 2 राज्यों में बना है, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। अब ये समझिए कि ब्रह्मोस मिसाइल के हिस्से इन दोनों जगहों पे बनेंगे
और मुझे तो कभी कभी लगता है हम तो यूपी के रहने वाले, एक दौर था यूपी में कट्टे बना करते थे, अब ब्रह्मोस मिसाइल बन के एक्सपोर्ट होगी, उसके बाद भी किसी को नजर आए कि वक्त और हालात बदले नहीं है, तो मेरे विचार से नजारे का नहीं नजर का दोष। अब आप देखिए इसके बाद आप याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं। लोग सोच रहे थे पता नहीं कौन सा नोट बंद होने वाला है, पर आप में से बहुतों को ध्यान है कि वो संदेश क्या दिया। उन्होंने ये बताया था कि लो ऑर्बिट में मूव करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी भारत ने प्राप्त कर ली है अंतरिक्ष में, और यह कैपेसिटी प्राप्त करने वाला भारत सिर्फ चौथा देश है। न्यूक्लियर सबमरीन हमने इस समय में बनाई, वह कैपेबिलिटी हमने प्राप्त की, यानी देश की सुरक्षा को पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी सुदृढ़ करना, यानी सेना को पूर्ण अधिकार कि जो करना हो करो। हमने बालाकोट भी करके दिखाया और हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करके दिखाई, और उत्पादन में भी आत्मनिर्भर होंगे। आप में से बहुतों को शायद पता हो 400 ऐसे डिफेंस के उपकरण हैं जिनका की इंपोर्ट सरकार ने बैन कर दिया है कि अब ये भारत में ही बनाने पड़ेंगे, और इससे हजारों करोड़ रुपए का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बचता है। तो इसलिए आप ये समझिए कि गरीब को शक्तिशाली बनाने से लेकर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने तक की एक पूरी प्रक्रिया है, और ये ऐसे ही नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं कि 25 वर्ष पूरे होंगे तो हम कहां पे पहुंचे होंगे। एक OECD कंट्रीज का आपने नाम सुना हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें शायद पहले 40 से 50 के आसपास कंट्री हैं। उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि 2048 तक परचेज पावर कैपेसिटी, जो पेइंग पावर कैपेसिटी होती अपने डोमेस्टिक मार्केट में, उसके हिसाब से भारत अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। पेइंग पावर की पैरिटी होती है, जैसे ये बोतल है, ये आपको 10 रुपए की मिलती है। अब वो डॉलर के हिसाब से तो कितने की हुई, 12 सेंट की हुई ना। अमेरिका में 12 सेंट की नहीं मिलती है, वहां $1 की मिलती है। तो यहाँ ये बोतल 80 रुपए की नहीं मिलती है, तो उसे कहते हैं पेइंग पावर पैरिटी। तो मतलब हर चीज को आप डॉलर से कन्वर्ट करके नहीं देखते, आप देखते हैं कि उस देश में क्या मिलता है। जैसे यहाँ किसी कोई 80 रुपए में ठीक ठाक नाश्ता करके आ सकता है, पर अमेरिका में $1 में कोई ठीक ठाक नाश्ता नहीं कर सकता। वहां $4 से $5 चाहिए नाश्ता करने के लिए। तो पेइंग पावर पैरिटी में तो हम आगे हो जाएंगे। अरे ये तो OECD का अनुमान है, आप चिंता मत करिए। अगर इसी दिशा में हम सही रूप में चलते रहे और देश की जनता इसी प्रकार से साथ में रही, तो समझिए कि हम सोने की चिड़िया भी बनेंगे और जगत गुरु भी बनेंगे। मगर उसके लिए किसी की आवश्यकता होगी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों की कृपा। लक्ष्मी जी भी कमल पे विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पे विराजती हैं। तो जब तक कमल खिला रहेगा तो ये OECD के सारे अनुमानों को फेल करते हुए हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हर दृष्टि से हो जाएंगे, सिर्फ पेइंग पावर पैरिटी के हिसाब से नहीं होगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हम आगे, और हम देखिए